Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Students, today our topic is the human body. As you know, हम ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करते हैं एक बिल्डिंग से. जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, सेम इज़ द केस हमारी ह्यूमन बॉडी कुछ बहुत छोटे यूनिट से मिलके बनी होती है जिनको हम बोलते हैं सेल. तो लेट्स स्टार्ट द सेल. यूनिट 3 द ह्यूमन बॉडी एंड टॉपिक इज सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग. बेसिक मतलब बुनियादी, लिविंग थिंग जानदार. अब लिविंग थिंग में कितनी चीज़ें आ सकती हैं? ह्यूमंस आ सकते हैं, इंसान, एनिमल्स आते हैं, और तीसरी चीज़ आती है पौधे. एंड वन मोर थिंग इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े. ठीक है. अब यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है वो सारी बात हो रही है कि तमाम जानदारों की, जितनी भी अभी हमने आपको किस्में गिनवाई हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है. अब सेल को बुनियादी यूनिट क्यों बोला जाता है? स्टूडेंट्स, हमने बात की कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग. अब हम बात करते हैं कि हम क्या हैं, हम किस कैटेगरी में शामिल होते हैं लिविंग थिंग की? ह्यूमंस में शामिल होते हैं. तो हम पहले एक जनरल सा व्यू देखते हैं सेल का. ये आपने बना ली क्या? सेल की आउटर बाउंड्री. और एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री को हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं. फिर इसके अंदर आ जाएं, बिल्कुल सेंटर में आप बना लें न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है? हेड होता है या कंट्रोल सेंटर होता है एक सेल का. और न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में आप एक डार्क स्पॉट शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. देन एक वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड करें और एक सी शेप की मदद से आपने इसको दिखाना है कि जैसे सेल की एक कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास कंट्रोल सेंटर है तो उसको भी हिफाजत चाहिए, तो उसकी भी एक कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और चीज़ों के आने जाने के लिए उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियर स्पोर. तो अभी जो मैं ड्रा कर रही हूँ छोटे छोटे स्पॉट्स, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? न्यूक्लियर स्पोर्स. हम एज अ होल क्या देते हैं? इसको न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं. और बाकी आपको जितना भी ये रीजन नज़र आ रहा है, ये इसमें क्या होता है? एक लिक्विड होता है भरा हुआ, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. और इस साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? सारी की सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जो कि अपना क्या कहती हैं? स्पेसिफिक काम को अंजाम देती हैं. ये एक जनरल व्यू है आपके पास. और छोटे बच्चों के लिए सेल की डायग्राम बनाने का सबसे इजी वे है कि एनिमल सेल की डायग्राम कैसे बनती है. ठीक है. आपने सेल मेम्ब्रेन ड्रा करनी, फिर न्यूक्लियस ड्रा करना है, देन आपने साइटोप्लाज्म को शो कर देना. नेक्स्ट आते हैं हम. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियन ऑफ सेल. अगर इंसान की बॉडी की बात की जाए तो इंसान की बॉडी मिलियन ऑफ सेल, अरबों खरबों सेल से मुश्तमिल होती है. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेल है वो किसकी बेसिक यूनिट है? ऑल लिविंग थिंग की. ठीक है. अगर मैं लिविंग थिंग को कैटेगराइज करूं, स्टूडेंट्स, अब हम लिविंग थिंग को जब कैटेगराइज करते हैं तो उनमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एंड द फोर्थ वन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो छोटे जानदार जिनको माइक्रोस्कोप की वजह से देखा जा सकता है. अब हमने क्या लाइन पढ़ी है? दैट द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द मिलियन ऑफ सेल. कि ह्यूमन बॉडी अरबों खरबों सेल से मुश्तमिल है. सिर्फ अगर हम ह्यूमन देखिए, ये जो आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द ह्यूमंस, ये आपके पास बहुत ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये. क्योंकि देखें, आपको ह्यूमन बॉडी पूरी नज़र आती है, एक इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसको देख सकते हैं. एनिमल आपके सामने खड़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं. प्लांट आपके सामने खड़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं. लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बारी आती है तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें यूनिसेलुलर आते हैं, एक सेल से मुश्तमिल. अगर मैं यहाँ कहीं भी यहाँ पे डॉट शो कर दूँ रैंडम, और मैं आपको बोलूँ कि उसको मुझे फाइंड आउट करके दें, तो आपको मुश्किल होगी देखने में. बिल्कुल सेम केस क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं तो वो आम आँख से नज़र नहीं आते. इनके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम क्यों दिया जाता है माइक्रो का? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है.
अब क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल, ये आपको बिल्कुल विजिबल होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियन ऑफ सेल। नेक्स्ट आपके पास लाइन है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। दे की जगह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? दे सेल के लिए। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड कैरी आउट इम्पोर्टेंट फंक्शन। अगर मैं आपको उसको तर्जमा करके बताऊं तो ये बोल रहे हैं कि सेल आपके पास क्या करते हैं, बॉडी में जितनी भी साख्त बनी होती हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे आपके पास जितने भी आर्गन हो गए, आई एक आर्गन है, ईयर एक आर्गन है, लेग एक आर्गन है, अंदर वाले अगर आर्गन तरफ आ जाए, इंटरनल आर्गन तरफ, स्टमक एक आर्गन है, ब्रेन एक आर्गन है, ये सारे के सारे आर्गन की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। टेक इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये लिविंग थिंग का पार्ट है। जब हमें कोई काम करना होगा तो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे, ठीक है। सेम इस तरीके से आपके पास जो एनर्जी हम लोग खाना खाते हैं वो एनर्जी आपके पास जाती है ब्लड में, और यही सेल क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो लाइन पढ़ी अभी हम उसको क्या करते हैं, उसके फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आप हेडिंग दें फंक्शंस की। अगर आपसे पूछें कि सेल्स के बुनियादी फंक्शंस क्या हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि सेल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर 2 इज कि क्या करते हैं ये, दे टेक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हमने क्या बात की? स्पेसिफिक टास्क, खास किस्म के काम की। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, आई भी एक आर्गन है, ईयर भी एक आर्गन है, हैंड भी एक आर्गन है, और अगर इंटरनल आर्गन की तरफ जाएं, ब्रेन भी एक आर्गन है, स्टमक भी एक आर्गन है, तो क्या ये सारे आर्गन एक जैसे सेल से मिलके बने होंगे? अगर ये एक जैसे सेल से मिलके बने होते हैं तो फिर इनका काम क्यों नहीं सेम होता? नो, दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेम सेल। अब हमने ये जो लाइन लिखी है स्पेसिफिक टास्क, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि स्पेसिफिक टास्क कैसे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपके पास 2 तरह की डायग्राम शो करूँगी जो आपकी बुक में भी मेंशन है। रेड ब्लड सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि रेड ब्लड सेल खून है, खून में आपके पास 3 तरह के सेल होते हैं, उनमें एक तरह के सेल कौन से हैं? रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है। उनका कलर क्या होता है? रेड। और अगर उनके ज़रा सा फंक्शन आपको बता दूं कि आप लोग लंग्स के ज़रिए जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, रेड ब्लड सेल ने क्या करना है, फेफड़ों से, लंग से वो ऑक्सीजन को उठाना है और बॉडी के जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देना। अब आपके पास ये सामने डायग्राम बनी हुई है ब्लड सेल की, यहाँ इन्होंने जनरल लिखा हुआ है ब्लड सेल, बस एज यू सी कि ये क्या है, आपके पास रेड कलर के हैं, तो हम यहाँ पर इनको ख़ास नाम क्या देते हैं? रेड ब्लड सेल का। सिंपल सी अगर डायग्राम आप बनाना चाहें, जैसे एक बोतल का ढक्कन होता है, ये इसके नीचे यहाँ पर भी छोटी सी वर्टिकल लगाएं, यहाँ भी वर्टिकल लगाएं, ये आपके पास बन गई एक डिस्क शेप, और यहाँ सेंटर में आप एक डार्क स्पॉट शो कर दें जो कि शो करेगा कि रेड ब्लड सेल में क्या है जी, ये न्यूक्लियस मौजूद है। बनाने के बाद इस डायग्राम को मज़ीद प्रेजेंटेबल करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को थोड़ा डार्कर शेड दें। यहाँ हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री को डार्कर शेड दे दिया और नीचे वाली सरफेस को आप क्या कर लें, शेडिंग की मदद से मज़ीद क्लियर कर लें। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस शो किया। जिस रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होगा इसका मतलब है कि वो इमैच्योर रेड ब्लड सेल है, ठीक है, अभी उसने अपना काम प्रॉपर करना शुरू नहीं किया। अगर ये एक और रेड ब्लड सेल है, अब मैं इसमें कोई न्यूक्लियस शो नहीं कर रही, इसका मतलब है कि ये मैच्योर रेड ब्लड सेल है और ये अपना काम करेगा। कौन सा काम करेगा जी? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग से उठाएगा और बॉडी के जिस जिस हिस्से में ऑक्सीजन की नीड है, ऑफ कोर्स सारे हिस्सों में नीड है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या है, आपके पास लिविंग पार्ट है। दोनों को उठा, इसको आप नाम दे दें इमैच्योर का और इसको आप नाम दे दें मैच्योर। रेड ब्लड सेल है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ RBC।
ओके स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ सेल जो आपकी बुक में मेंशन है कौन से हैं? बोन सेल्स, हड्डियों के सेल्स हैं। अब हम यहाँ पे इसको इजी वे में बनाना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक जनरल सी हड्डी का बनाएं, एक स्केच बनाएं। अब ये जो मैं हड्डी बना रही हूँ ना, ये आपको तो बजाय देखने में क्या लग रही है, सिंपल बोन लगेगी। असल में ये बोन कौन सी होती है? लेग की बोन होती है, इसको हम नाम क्या देते हैं? फीमर। ये तो बन गई। अब आपकी बुक में जो चीज़ मेंशन है वो क्या है? आपके पास डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम यहाँ क्या करते हैं, इतने से पोर्शन को अगर हम क्रॉप करके क्या करें, डिटेल व्यू देखिए, ये वो पोर्शन है जिसकी मैं शेडिंग कर रही हूँ। आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा अंदर, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपने क्या करना है, इसकी आउटर बाउंड्रीज को हमने ऊपर भी ड्रा किया था, सेल की आउटर बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन। अब वहाँ पर स्ट्रक्चर और थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर और थी, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने बोन सेल का न्यूक्लियस ड्रा कर लिया, इसकी आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ड्रा कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से बोन सेल में कुछ ब्रांचेस निकालनी है। तमाम साइड से इसकी ब्रांचेस निकालनी है। अब मज़ीद इसको प्रेजेंटेबल करने के लिए क्या करें, थोड़ी सी इसकी शेडिंग स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये हमने बनाई थी बोन और ये हमने क्या ड्रा किया है, बोन सेल। आपके टॉपिक की सबसे लास्ट लाइन क्या है, सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अब आपके पास एक आर्गन है, फॉर एग्जांपल बोन है। अब बोन आपके पास विजिबल होती है तो इसका मतलब है कि वो एक सेल से मिलकर तो नहीं बनी होगी। ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर वो सारे सेल किससे रिलेटेड होंगे, जिनका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो जब वो सारे सेल मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, एक बोन बना देंगे। अगर वो सारे सेल जिनका काम क्या है, सुनने से रिलेटेड है, जब वो मिलेंगे तो वो कौन सा आर्गन बना देंगे, ईयर बना देंगे। अगर वो सारे सेल जिनका काम देखने का काम है वो सारे मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, मिलके आई बना देंगे। अब ग्रुप सेल मिलके कैसे टिश्यूज बनाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके स्टूडेंट, आपके पास अब हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, सेल, और इसी एक्सरसाइज का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सेल से रिलेटेड है। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। तमाम जानदारों की बुनियादी यूनिट या बुनियादी इकाई सेल को क्यों बोला जाता है। हम इसका आंसर फिगर आउट करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज, क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज इट कैन कैरी आउट all the major functions of living organisms। क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जितने भी जानदार हैं, चाहे वो मिलियन सेल से मिलके बने हुए हैं, चाहे वो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, उनमें आपके पास चाहे वो फंक्शन का किरदार हो कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, चाहे वो स्ट्रक्चर बनाने का काम हो, सारे के सारे मेजर फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सेल कर रहे होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा स्टूडेंट कि आप लोग, अगर एक सेल है ठीक है तो उसको भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, वो भी अपने सारे काम करेगा कि उस एक सेल ने डिवाइड करना है तो आगे से मज़ीद क्या कर देना है, नई बॉडी बना देनी है। और अगर वो ट्रिलियन ऑफ सेल हैं तो उनका भी ये काम है, सारे के सारे सेल्स को क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम इनहेल करेंगे, आगे से ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, सेल के पास जाएगी। लिविंग थिंग्स है, हम खुराक खाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी, आगे से वही एनर्जी आपके पास सेल्स को भी मिलेगी। इस तरीके से अपना काम क्या करते जाएंगे और हमारी बॉडी ग्रो करती जाएगी। होप इट सो बेटा कि आप लोगों को समझ आई हो।
अल्लाह हाफ़िज़।